सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में इस बार हमारे साथ हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मुखिया सम्मानीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह साहब। सिटी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीधे स्टूडेंट्स के क्या है सवाल, उसी से होगी कैंपस टॉक की शुरुआत। और क्या है आगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए बेहतर भविष्य की योजनाएं कुलपति जी के पास, उस पर अब हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले 18 जून 2012 को जैसे ही आपके नाम का ऐलान हुआ तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गलियारों में बड़ी ही सरगर्मी के साथ एक उम्मीद की किरण जाग उठी। सबको ये लगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुखिया अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को भी सुशोभित करने जा रहे हैं। क्या लगता है सर, किस तरह की योजनाओं के साथ आपने यहाँ पर कुर्सी संभाली, इस पद को संभाला, और अब आगे क्या विश्वविद्यालय को बेहतर आपसे मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जी, और उसके कुलपति पद को सुशोभित करना अपने आप में बड़े गौरव की बात है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय या BHU के संस्थापक महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। बिल्कुल सर। और वो स्वयं लगभग 20 वर्षों तक कुलपति रहे उस विश्वविद्यालय के। सर। उसके बाद वो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को कुलपति के रूप में उस विश्वविद्यालय में लेकर के आए, और वो वहाँ पर कुलपति रहे, और बाद में वो इस देश के राष्ट्रपति बने। तो ये अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है विश्वविद्यालय के परिवार की और समाज की और यहाँ के लोगों की, और मुझे लगता है कि मैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करूँगा। मेरी ये प्रशासनिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जो BHU की श्रेष्ठ परंपराएं हैं, क्योंकि मेरे कार्यकाल के दौरान ही BHU देश में इंडिया टुडे नीलसन सर्वे में एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में घोषित हुआ था। जी बिल्कुल। और उसके पीछे एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट था, प्लानिंग थी, टीम वर्क था, कोऑपरेशन था, एक यूनिवर्सिटी का विजन मिशन और हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हमने पूरे करने की कोशिश की थी और प्रॉपरली उसको प्रोजेक्ट करने की बात की थी। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते उससे पहले भी BHU जाने से पहले मैं मध्य प्रदेश के ही सबसे बड़े विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में लगभग 4 वर्ष रहा। जी। मेरे समय ही उस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने की, दर्जा देने की घोषणा हुई थी। तो दोनों तरह के विश्वविद्यालयों का मेरे पास अनुभव है, राज्य के विश्वविद्यालय का और केंद्रीय विश्वविद्यालय का और एक बड़े विश्वविद्यालय का। तो ये जो अनुभवजन्य चीज़ें हैं जो जीवन में बहुत काम आती हैं, मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को मिलेगा। ये अवश्य है कि हर जगह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक ही रणनीति हर जगह काम नहीं कर सकती, एक ही स्ट्रेटजी। इसलिए वी हैव टू प्लान डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी। राइट सर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और यहाँ की जो समस्याएँ हैं उनका एक तरह से मैं चिन्हित कर रहा हूँ उनको, और उसके आधार पर उनकी समस्याओं के समाधान की पूरी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, और आगे दिखाई देगा कि कुछ समय पश्चात वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है और एक सकारात्मक आपका जो नज़रिया है चीज़ों को लेकर, खासतौर पर मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को उन विश्वविद्यालयों की श्रेणी में रखा जाता है जहाँ पर अक्सर सियासत हावी होती है, छात्र राजनीति हावी होती है, और ऐसे समय में आपने एडमिनिस्ट्रेशन गुरु, मैनेजमेंट गुरु बनकर जो कमान संभाली है, वाकई में एक सकारात्मक माहौल यहाँ पर निर्मित हुआ है। सर, क्या लगता है कितना आप अंतर पाते हैं, या तुलनात्मक अगर हम विश्लेषण करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप रहे, वहाँ का वातावरण आपने एक सकारात्मक नजरिए के साथ सुधारा, उसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वहां पर भी काफी विपरीत हालातों के बीच में आपने अपना रोल अदा किया। ऐसे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, तो कितना आप अंतर पाते हैं, कितना तुलनात्मक विश्लेषण आप पाते हैं? मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा कि हर जगह की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं सर। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि इस विश्वविद्यालय से महाविद्यालय, जो संबद्ध महाविद्यालय हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अभी 270 महाविद्यालय यहाँ पे हैं। BHU में सिर्फ 4 महाविद्यालय ट्रेडिशनली शुरू से ही मालवीय जी के समय से शहर के 4 महाविद्यालय उससे विश्वविद्यालय से संबंध थे, और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भी ये संख्या कम थी। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए एक तरह से जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का स्वरूप होता है वही मुख्य रूप से था हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का भी, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है ही, हालांकि वहाँ ऑन कैंपस छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 32,000 के करीब है इस समय। 140 वहाँ विभाग हैं और एक बड़ी तादाद में शिक्षकों की संख्या है।
लेकिन वहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हम चाहकर भी बहुत सी चीज़ें करने में अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ फैकल्टी की बहुत कमी है, शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। जी, जी। मैं देख रहा हूँ कि नियमित कर्मचारियों की भी संख्या बहुत कम है। अच्छा, उसके साथ साथ संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, और हमारे पास मैन पावर वही लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक है। और बड़ी तादाद में यहाँ कॉन्ट्रैक्चर और जो दैनिक वेतन कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। शिक्षक भी बहुत से कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। जी। मैं समझता हूँ कि यदि क्वालिटी एजुकेशन लानी है, क्वालिटी एजुकेशन लानी है तो उसके लिए क्वालिटी इनपुट्स की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें कि एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी उसकी पहली शर्त है। उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए विश्वविद्यालय में। उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल भी हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी होने के नाते केंद्र में तो 100% जो राशि है वो पूरी की पूरी अनुदान राशि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से भारत सरकार उपलब्ध कराती है। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए फाइनेंशियल कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं रहते केंद्रीय विश्वविद्यालय में, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उसकी कमी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे पद स्वीकृत भी हैं फैकल्टी के और एम्प्लॉइज़ को, वो किन्हीं कारणों से टेक्निकल रीजंस की वजह से वो अभी तक नहीं भर पाए हैं। अभी बीच में यूजीसी ने एक रेगुलेशंस जो जारी किए हैं, क्वालिफिकेशंस एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, उसका एडॉप्शन होना है अपने समन्वय समिति के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है। उसके पश्चात ही हम वो पद भर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक तरह से कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे सामने। हम कोशिश कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से, और समन्वय समिति के वो महामहिम राज्यपाल जी हमारे अध्यक्ष होते हैं सभी विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नाते। बिल्कुल सर। उनके माध्यम से, समन्वय समिति के माध्यम से और राज्य सरकार के स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास करके ये पद स्वीकृत हों और शीघ्र ये भरे जाएं। जब ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी तो स्थितियां कुछ सामान्य होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक तरह की हमारे सामने चुनौती भी है। और भी चीज़ें हैं जो कि अकादमिक पक्ष को ध्यान में रखने की बात है। बिल्कुल ठीक है। जैसे हमको लगता है कि स्थानीय जो परंपरागत पाठ्यक्रम हैं जो कि हर जगह पढ़ाए जा रहे हैं, हालांकि हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय थोड़ा सा कुछ मामलों में यूनिक विश्वविद्यालय है कि यहाँ जो प्रोफेशनल और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं सर, उनकी संख्या काफ़ी है दूसरों को देखते हुए। बहुत से कोर्सेज हैं जो कि स्ववित्तीय आधार पर चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिनकी मांग काफ़ी है, उनके में विद्यार्थी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं। हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, ऑल इंडिया टेस्ट होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो कुछ पाठ्यक्रम हैं जिनमें कि बहुत डिमांड है, तो डिमांड ड्रिवन जो पाठ्यक्रम हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको लगता है कि कुछ पाठ्यक्रम जो है स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप भी यहाँ होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो कि मालवा की कल्चर के बारे में, मालवा की ट्रेडिशंस के बारे में, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जी बिल्कुल, उनके जीवन और उनके परिवेश और उनके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हो, ऐसा भी हमारा विचार है। ऐसे कुछ वोकेशनल पाठ्यक्रम भविष्य में खुलने चाहिए। बिल्कुल सर। एक जो स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ, हम सिटी न्यूज़ की टीम ने लगातार स्टूडेंट्स से आपके बारे में फीडबैक लिया, तो एक बड़ा ही बेहद ही संजीदा एक रवैया आपका नज़र आया। आपकी हर स्पीच में, या कभी आप स्टूडेंट्स को संबोधित करते हैं, कभी कर्मचारियों को संबोधित करते हैं, या कभी विभागाध्यक्षों को आप संबोधित करते हैं, तो हरियाली, हरित क्रांति का जो एक शब्द है वो जरूर आपके श्रीमुख से निकलता है। और बेहद ही संजीदा रवैया है आपका ग्रीनरी को लेकर। तो क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में प्रदेश का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो पूरा ग्रीनरी से कवर अप होगा, और एक अनूठा संदेश जो है इंदौर से जाएगा पर्यावरण को सहेजने का, इसके संरक्षण का? मुझे लगता है आपने ठीक अनुभव किया है सर। पर्यावरण के प्रति मैं बहुत ही सजग और संवेदनशील हूँ। बिल्कुल। मेरा अपना खुद का विषय भी पर्यावरण विज्ञान है। जी बिल्कुल। ये तो पृष्ठभूमि है, लेकिन उसके साथ साथ मैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी रहा हूँ, गढ़वाल में रहा हूँ, और जब ये चिपको आंदोलन अपनी पीक पे था, उस समय भी मैं वहाँ था। तो मेरा माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी से, जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, माननीय चंडी प्रसाद भट्ट जी, इनसे बड़ा ही व्यक्तिगत स्तर पर सानिध्य संपर्क और मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। इसलिए वो चीज़ें मेरे गहरे उतर गई हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि पर्यावरण के क्षेत्र में केवल टीचिंग से और केवल प्रीचिंग से या लिखने से, पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, गोष्ठियों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक है। वी हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड, और हमें वो करना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए जो सबसे सरल और बहुत अच्छा उपाय है वो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण का। बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वृक्ष जो है वो विषैली गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य को एक तरह से सोखते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं और वो जीवन के लिए प्राणवायु हमको उपलब्ध कराते हैं। इसलिए ग्रीन और क्लीन कैंपस हो ये तो है ही, उसके साथ साथ टोटल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हमारे कैंपस का अच्छा हो। उसमें इको फ्रेंडली कैंपस की एक परिकल्पना है, जिसमें कि मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम जो जिस तरह सोलर वाटर हीटर है, सोलर एनर्जी है, इसका उपयोग ज़्यादा करें। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करें। हम वाटर रिचार्जिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की कुछ व्यवस्था करें। इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं, अब जो बिल्डिंग्स नई बने वो ग्रीन बिल्डिंग्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी को सम्मिलित करते हुए बने। ये कुछ चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं जो कि हम उसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल। और इसलिए मैं क्योंकि मानता हूं कि सबके सहयोग से ही ये संबंधित है। ऊर्जा की बचत के लिए हम कार्यस्थल से जहां भी हैं बाहर निकलें तो वहां अपना ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कंप्यूटर्स सब स्वयं बंद करें। ऐसी कुछ चीज़ें जो है जल संरक्षण का ख्याल रखें अपने दैनंदिन जीवन में। ये मैं संदेश देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मानता हूँ कि ये क्यूमुलेटिव जब प्रयास होंगे, सम्मिलित प्रयास होंगे, तो उसका परिणाम भी भविष्य में अच्छा दिखाई देगा, आज नहीं कल, क्योंकि एक तरह से ये भविष्य की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए है। ये तो हुई इको फ्रेंडली कैंपस की बात। अगर हम विश्वविद्यालय के गलियारों की बात करें या तक्षशिला कैंपस की बात करें तो तकरीबन 32 विभागाध्यक्ष हैं, बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो सेल्फ फाइनेंस के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं संचालित करते हैं। कितना मुश्किल और कितना आसान होता है सर एक विश्वविद्यालय के मुखिया के लिए इतने सब विभागाध्यक्षों के बीच सामंजस्य बैठाना और जो तमाम योजनाएं हैं, न केवल उस योजनाओं को क्रियान्वित कराना बल्कि उन योजनाओं का अमली जामा भी पहनाना, तो कितना मुश्किल कितना आसान होता है ये? देखिए, मैं क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि मैं BHU में रहा हूँ, BHU में 140 विभाग थे और 16 संकाय थे और वहाँ 2000 के करीब शिक्षकों की संख्या है, 7000 के करीब कर्मचारी थे। बिल्कुल सर। एक बड़ा सिस्टम था। मुझे लगता है ये है कि ये टीम वर्क है, टीम वर्क है और प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ पावर्स, प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की परिकल्पना हमारे मन में है। और उसके माध्यम से ये है कि हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं उनकी जो एक विभागाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी है उसका अच्छे ढंग से वो लोग निर्वहन करें और उनको जो भी सहयोग की आवश्यकता है विश्वविद्यालय से, केंद्रीय प्रशासन से, वह हम प्रतिपूर्त करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन ये आपसी सामंजस्य हो और एक परस्पर विश्वास हो। मैं महसूस करता हूँ कि अपनी टीम पे विश्वास होना चाहिए और उनको पूरा अवसर देना चाहिए अपने विभाग में इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करने का, शुरू करने का, और उसके साथ जो भी सहयोग का भाव है वो परस्पर रहना चाहिए। यही मेरी कोशिश है। सर, कितना राजनीतिक दबाव इस वक्त आप पर रहता है, क्योंकि देखने में आता है जो छात्र संगठन है वो नित नए मुद्दों के साथ, एक ज्ञापन के साथ अपना मेमोरेंडम लेकर आप तक पहुंचते हैं, कभी हंगामा करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं। हालांकि एक मैनेजमेंट गुरु होने के नाते आप सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर समाधान तक ले जाते हैं। तो क्या लगता है छात्र राजनीति को आप किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि BHU में आपने इससे ज़्यादा छात्र राजनीति देखी है, इससे ज़्यादा छात्र नेताओं को जो है अपना सानिध्य दिया है, उन्हें गुरुवाणी से सुशोभित किया है। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश के इस इंदौर की छात्र राजनीति के बारे में क्या दृष्टिकोण है आपका? मैं थोड़ा सा अंतर बता दूं। देखिए, BHU में वहाँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड का मिक्स जो स्टूडेंट काउंसिल है, जी बिल्कुल, और वहाँ परंपरागत तरीके से पिछले कुछ वर्षों से जो छात्रों की समस्याएं हैं वो केवल स्टूडेंट काउंसिल के माध्यम से ही विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखी जाती हैं और समय समय पर जो है विश्वविद्यालय उनके संपर्क में रहता है और वहाँ जो छात्र अधिष्ठाता हैं, डीन स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा कार्यालय है, बहुत बड़ा कार्यालय है और पूरा एक स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है उनके साथ में। डेफिनेटली सर। ऐसे ही प्रोक्टियल बोर्ड जो है, प्रोक्टियल बोर्ड है वहाँ पे, वो काफ़ी बड़ा प्रोक्टियल बोर्ड है वहाँ पे, जो कि विद्यार्थियों की अनुशासनिक समस्याओं से संबंधित जो है चीज़ों को देखता है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सीधे तौर पे जो हमारे विभिन्न छात्र संगठन हैं वो चीज़ों को लेकर के समय समय पर आते हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे समस्याओं के निराकरण होंगे
और जैसे जैसे जो हम सोच रहे हैं कि बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं, विशेषकर बिल्कुल जो मैं देख रहा हूं कि परीक्षा, प्रवेश और मूल्यांकन से संबंधित हैं जी। मैंने एक बड़ी समिति इसमें अपने सीनियर प्रोफेसर्स, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और अपने अधिकारियों की बनाई है सर, और उनसे कहा है कि वो छात्रों के साथ भी संवाद करें जी। और एक रिकमेंडेशंस ऐसी दें जिससे कि हम इन जो रोज़मर्रा की समस्या हैं जिनको लेकर के छात्र अधिकांश सर अपनी मांग लेकर के आते हैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से, सर उनकी पूर्ति हो। बिल्कुल ठीक है। मैं देखता हूं कि भविष्य में जैसे जैसे ये समस्याएं का निराकरण होता जाएगा वैसे वैसे ये भीड़, ये प्रदर्शन, ये कम होते जाएंगे और यही मुझे लगता है कि उसका अच्छा तरीका होगा। ये ज़रूर है कि अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि जितना समय मैं विश्वविद्यालय के विकास पे, विश्वविद्यालय की एक विजनिंग पे या और जो एकेडमिक चीज़ें हैं उन पे मैं कर सकता था, उतना समय मैं पिछले 2 महीने में नहीं दे पाया हूँ और उसका कारण यही है कि विद्यार्थी लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ समस्याओं को लेकर के आते हैं और उनका हमें त्वरित समाधान करना होता है, करना भी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित ये विश्वविद्यालय या महाविद्यालय होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली कुलपति का समय कितना महत्वपूर्ण है और वही समय निर्धारित है उसको कैसे अच्छे विश्वविद्यालय के विकास में विद्यार्थियों के लिए जो दीर्घगामी चीज़ें हैं उनकी योजना बनाने में लगाएं और मुझे लगता है कि भविष्य में विद्यार्थी इसको समझेंगे, मेरे तौर तरीकों को समझेंगे। मैं तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करने की मेरी प्रवृत्ति है। बिल्कुल ठीक है। और नियमानुसार कार्य करने की मेरी प्रवृत्ति है। कोई मन में कुछ बाहर कुछ ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। ये संदेश मैं आपके माध्यम से भी देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। सभी हमारे दर्शकों को बिल्कुल ठीक है। और एक परस्पर विश्वास की संस्कृति में विकसित करता हूँ। जीवन में ईमानदारी मेरा एक संकल्प रहा है जी। और इसी कारण से प्रभु की कृपा से 7 वर्ष में कुलपति रहा हूँ BHU जैसे विश्वविद्यालय और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, और एक बेदाग छवि मेरी अभी तक बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे भी मैं ऐसी ही छवि के लिए जाना जाऊं, ऐसी मेरी कोशिश है। बिल्कुल ईमानदार कोशिश है और कहीं कोई मेरे मन में छलकपट नहीं है। बिल्कुल। मेरे विद्यार्थी, मैं सभी विद्यार्थियों से स्नेह करता हूँ, एक परिवार के रूप में पूरे विश्वविद्यालय को देखता हूँ। जी जी। और लेकिन ये ज़रूर है कि चीज़ें समय पर हों और इसलिए थोड़े से कठोर निर्णय अपने स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बहुत सी चीज़ें जो आज दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन कर रहा हूँ। जी जी। फाइलें कैसे प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट की एक ट्रेनिंग करा रहा हूँ मैं अपने HODs के लिए और निदेशकों के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल इसका एक मैं शीघ्र ही कार्यशाला कराने वाला हूँ। मैंने सभी कर्मचारियों से कहा है कि उनको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए बिल्कुल कार्य करने के लिए, और फेजेज़ में मैंने शुरू कर दी है कंप्यूटर की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इनके परिणाम आपको भविष्य में दिखाई देंगे। विद्यार्थियों से संबंधित बहुत सी चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम है। जी जी। विद इन फ्यू डेज ये इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम वेबसाइट पर दें, डिजिटल चीज़ों के माध्यम से। पेपरलेस यूनिवर्सिटी का जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसको पेपरलेस यूनिवर्सिटी के बारे में अभी समय लगेगा, लेकिन यह है कि उस दिशा में हम आगे तो बढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को नहीं हो पाएंगे, इसमें तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, ऐसा करके हम शुरुआत नहीं करते। मुझे लगता है कि एक छोटी शुरुआत अपने को करनी चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए, एक मेंटल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप करना चाहिए। माइंडसेट जो है एक उसको चेंज करना चाहिए, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, NAAC की टीम आने वाली है, किस तरह की तैयारियाँ हैं? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कितना तैयार है और क्या लगता है किस तरीके का आकलन आपका अभी तक का हो चुका है? हाँ, मैंने क्या किया है इसके लिए एक पूरा एक कार्य ये किया है जी कि NAAC टीम 2013 में आएगी और हमारा लक्ष्य है कि ये विश्वविद्यालय A ग्रेड प्राप्त करे। सर अब उसके NAAC के पूरे मूल्यांकन के तरीके हैं जी, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, रैंकिंग जिस पर क्यों होता है पूरा का पूरा, जैसे कैरिकुलर कंसर्न है, इवन ग्रीन कैंपस और ग्रीन बजटिंग की बात है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात है, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम की बात है, रिसर्च और इनोवेशन की बात है। ऐसे कुछ उनके पैरामीटर्स हैं और जिसके कि अलग अलग उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अलग अलग टास्क ग्रुप्स बना करके हम उन पे फोकस तरीके से कार्य करें और जो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से होनी चाहिए, उनको दिखाने के लिए बहुत से सेल्स हैं, जैसे है ना ग्रीवेंसेस सेल है, प्लेसमेंट सेल है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोसेस में चीज़ें होनी चाहिए।
तो वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, जिससे जब वो टीम आए तो हम एक अच्छा प्रदर्शन उनके सामने कर सकें सर, और अच्छी रैंकिंग जिसका कि हमारा उद्देश्य है वो हम प्राप्त कर सकें। सर, इन द लास्ट शिक्षा जगत के लिए और तमाम विद्यार्थियों के लिए क्या आपका संदेश होगा, और किस तरीके से आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को तो बहुत अच्छे से संप्रेषित कर ही पाते हैं, लेकिन जो एक नज़रिया होता है या जो एक कहीं ना कहीं लगता है कि संप्रेषण में कमी रह जाती है, सीधे छात्र आप तक संपर्क नहीं कर पाता या कोई प्रोफेसर अपनी कोई पीड़ा आप तक नहीं पहुंचा पाता, उन तमाम लोगों के लिए, शिक्षा जगत के लिए क्या संदेश होगा सम्मानीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह साहब का? मेरा पूरे विश्वविद्यालय परिवार से, जिसमें कि हमारे महाविद्यालय भी शामिल हैं, सभी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, और यहाँ तक कि क्योंकि उनके माध्यम से अभिभावक भी शामिल हैं। ये पूरा मेरा बृहद विश्वविद्यालय का परिवार है जो बहुत बड़ी तादाद में है। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी एक स्पष्ट शिक्षा के बारे में सोच है। बिल्कुल मेरा जो अनुभव है, तो अनुभवजन्य चीज़ों के माध्यम से उस सोच के आधार पर, और बहुत पॉजिटिव मेरी अप्रोच है, मैं इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और उसमें मैं सभी का सहयोग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरह यह विश्वविद्यालय भी अपने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान बनाए, और उसके लिए हम प्रयास करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक यूनेस्को की चेयर भी आए भविष्य में। मैं एक इंटरनेशनल सेल, अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन सेल भी कंस्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, यूनाइटेड नेशंस के संगठन हैं, हमारी यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैं, ऐसे बहुत से संगठन जिनसे कि मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है। तो मैं चाहूँगा कि उसका लाभ यहाँ के विद्यार्थियों को मिले। यहाँ के विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर्स, यहाँ के फैकल्टी, उनका दूसरे विश्वविद्यालय, विश्व के दूसरे विश्वविद्यालयों के साथ हमारा एक्सचेंज हो। लेकिन उसके साथ साथ मेरी सोच ये है कि विद्यार्थी को अपनी ज़मीन से जुड़े रहना भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो जहाँ एक और हाई टेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें और अपने अपने विषय में बच्चे हमारे पारंगत हों, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ जिस परिवेश से वो निकले हैं, ये उस ज़मीन से भी वो जुड़े रहें, उस देश से वो प्यार करें, अपने माता पिता और अपनी पृष्ठभूमि से वो लोग जुड़े रहें, तो शिक्षा उनको अपने उस परिवेश से, उसने परिवार से विलग न करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमें जो हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्य हैं उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, और लेकिन उसके साथ साथ हम ग्लोबली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स का भी निर्माण करिए विश्वविद्यालय, ऐसी मेरी कोशिश है। और इसमें क्योंकि लक्ष्य थोड़े से दूरगामी हैं, इसलिए थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मेरी सोच स्पष्ट है, नीयत बिल्कुल ईमानदार है, और पारदर्शी तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ। उसमें सभी का मैं सहयोग चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में कुछ सुसंकेत इस दिशा में मिलेंगे और विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे खास बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं आपका लक्ष्य जल्द ही पूरा हो और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नाम आपके सानिध्य में, आपके कुलपति पद पर रहते हुए न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए, और खासतौर पर रिसर्च ओरिएंटेड या जो एक आपका कॉन्सेप्ट है पर्यावरण को सहेजने का, ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस का, उस मैसेज के साथ पहचाना जाए, और यहाँ का जो स्टडी स्टैंडर्ड है उसमें भी लगातार इजाफा हो। हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति डॉक्टर डीपी सिंह साहब, जिन्होंने साफ कहा, अपनी स्पष्टवादिता से न केवल दर्शकों को रूबरू कराया बल्कि उन्होंने अपना नजरिया भी स्पष्ट किया। कैंपस टॉक में इस बार इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी शिक्षा जगत की एक और जानी मानी हस्ती के साथ। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।